नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास संत कबीर कुटीर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान शिविर की प्रगति की समीक्षा की है और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद, रोहतक, यमुनानगर और झज्जर के शिविरों में आए नागरिकों से सीधा संवाद किया। अधिकारियों को बिना किसी विलंब के उनकी समस्याओं का निवारण करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी पॉलिसी के चलते नागरिक के आवेदन को रिजेक्ट किया गया तो उसका कारण विवरण सहित पोर्टल पर अपडेट करें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने जुलाई के महीने से ही सभी जिलों में समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए, जिनमें से अब तक 88,624 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 67,240 का समाधान कर दिया गया है। इन शिविर में हर रोज 2 घंटों के लिए एक ही स्थान पर बैठकर डीसी की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करते हैं। 8 अक्टूबर के बाद से मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इन शिविरों का पुनः चलाने के निर्देश भी दिए गए। समाधान पोर्टल के माध्यम से मुख्य सचिव कार्यालय इस पर आने वाले आवेदनों की निगरानी भी करता है। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज कैथल पहुंचे। हरियाणा के परिवहन मंत्री ने बस स्टैंड का औचक निरीक्षण करते हुए कर्मचारी भागते हुए नजर आए। कैथल के बस स्टैंड रोडवेज जीएम को भी जमकर फटकार लगाई और अनिल विज ने बस स्टैंड में चल रही स्टॉल सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सफर कर रहे यात्रियों से भी बातचीत की है। अभी खामियां पाई गई हैं, खास तौर पे टॉयलेट अंदर घुसने लायक नहीं है और एक बस को मैंने देखा कि सवारियां उसको धक्का मार रही। ये बर्दाश्त नहीं किया। अब जिसने भी वो ठीक करनी थी, मैंने उस ड्राइवर को बोला था कि परंतु वो बस लेके चला गया, इसलिए उसको भी सस्पेंड करना पड़ेगा। नहीं तो जिसने बैटरी देनी थी, जिसने बस फिट करके देनी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। क्यों तूने ऐसी बस लगाई जिसमें धक्का मारना पड़ता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मानव रचना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने फरीदाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौके पर मौजूद रहे और दीक्षांत समारोह में छात्रों के साथ अन्य क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाने वाले लोगों को सम्मानित किया है। हरियाणा सीएम के आवास पर पीए ग्रीवेंस के लिए दीपक कुमार की नियुक्ति हुई है। दीपक कुमार इससे पहले बतौर पीटीआई टीचर अंबाला जिले के रतनगढ़ स्कूल में नियुक्त थे। दीपक कुमार अब नियुक्त हुए हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर आपको बताते चलें कि इससे पहले पीटीआई टीचर में भी नियुक्त थे और इस दौरान आपको बताते चलें कि पीए ग्रीवेंस की अब नियुक्ति भी हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की महक फैल गई है। इस महाआरती से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के दूसरे दिन की संध्याकालीन गीता आरती का आगाज हुआ है। ब्रह्म सरोवर की फिजा को शंखों और वाद्य यंत्रों से निकली धुनों ने जहां पूरे वातावरण में भक्ति रस भर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोरी ने भी शुक्रवार को देर शाम को ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के दूसरे दिन की गीता महाआरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष
मोहनलाल बड़ोड़ी, पूर्व राज्य मंत्री सुभाषुधा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुशील राणा सहित कई लोग यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने जिया है, उस गरीबी को देखा है, तब उनके मन में ये विचार आया है कि देश के तमाम गरीब लोगों को कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज आयुष्मान योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और उसी आधार को आगे बढ़ाते हुए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ऐसे ही परिवार से आते हैं, जिन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, गरीब के दर्द को जानते हैं। इसलिए वो प्रत्येक सीएम हाउस में जाने वाले किसी भी हरियाणा वासी का, कहीं का भी कोई भी जाए, रात को 2-2 बजे तक भी उनकी बात सुनने को तैयार रहते हैं और उन तकलीफों को दूर करने का काम करते हैं। और उस आयुष्मान योजना में एक और नई अपनी योजना जोड़ते हुए 1,20,000 से नीचे की जो इनकम के परिवार हैं, उनको आयुष्मान का लाभ मिलता है। और जो 1,20,000 से 1,80,000 के बीच की इनकम के जो परिवार हैं, उनको अलग से योजना का लाभ देते हुए उनके इलाज की चिंता हमारे हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है। और ये तेज गति के साथ हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की दृष्टि से ऐसे ही बढ़ता रहे, उसी प्रयास में हम सब लगे। गीता महोत्सव और गीता महोत्सव के ऐसे अवसर पर आज आप सब पत्रकार साथियों के साथ यहाँ कुरुक्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हरियाणा के 22 जिले हैं, सभी 22 जिलों के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर आए। और ये गीता जयंती का जो उत्सव 2015 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो शुरू हुआ और 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार कुरुक्षेत्र कर उपायुक्त नेहा सिंह और पूर्व राज्य मंत्री सुभाषुधा कुरुक्षेत्र को साफ स्वच्छ बनाने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं। शनिवार को अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की सफाई की है। सर्किट हाउस से पूर्व राज्य मंत्री सुभाषुधा, उपायुक्त नेहा सिंह स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। 27 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कुरुक्षेत्र में सफाई अभियान चलाया था और कुरुक्षेत्र को साफ स्वच्छ करने को कहा गया था। उपायुक्त ने कहा कि निरंतर सफाई हो रही कुरुक्षेत्र में लगातार काम चल रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ये शुरुआत की थी, ये पहल ली थी कि कुरुक्षेत्र हमारा पूरा शहर बिल्कुल साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, क्योंकि देश भर से यहाँ लोग आते हैं गीता महोत्सव के लिए। और अगर आते ही उनको सबसे पहले कोई क्या देखता है, शहर की सफाई देखता है। तो उसी अभियान को कंटिन्यू रखते हुए आज हमने भी जो हमारा मेन ये सड़क है गीता के तो यहाँ पर इतने प्लास्टिक, इतना वेस्ट पड़ा हुआ है, तो आज हम ये अभियान को कंटिन्यू करते हुए पूरे सड़क की सफाई कर रहे हैं। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिस प्रकार से स्वच्छता का अभ्यास चलाया है, आज हमारी डिप्टी कमिश्नर महोदय नया मैडम, अपने डीएमसी शेखिया जी, ईओ साहब अभय सिंह जी, हमारे पीडू अपना जिला के हमारे एक्शन ईओ और टोटल सुप्रीम जी, टोटल हमने सबने ये स्टोर तैयारी किया। मैं कहूँगा केडीपी रोड को हम बड़ा स्वच्छ बनाते हैं, पूरे शहर को स्वच्छ बनाना है। इस प्रकार की मुहिम चलाई है, ये हमारा पूरा कर्तव्य रहेगा कि हम बिल्कुल उसको क्लीन करके देंगे। इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग कर दी है और आज हमने केडीपी रोड का स्थित किया है। इसके अंदर मैं अनुरोध करूँगा चंडीगढ़ में 2 क्लब के बाहर बम फेंकने वाले आरोपियों और पुलिस के बीच में शाम को हिसार में मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगने की सूचना मिली और दोनों के घायल होने के बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हिसार के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया और आरोपियों को पकड़ने के लिए चंडीगढ़ पुलिस और हिसार की एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। आरोपियों की तरफ से भी फायरिंग में 2 एएसआई संदीप और अनूप का बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण गोलियां लगने से बचे।
आरोपियों की पहचान अजीत और देवा के रूप में हुई है। दोनों कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर धार्मिक संगठन की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में लोगों ने हिंदू संगठनों को दिया और जिला उपायुक्त हरीश वरिष्ठ को भी उनके निवास स्थान पर जाकर लिखित में ज्ञापन सौंपा गया ताकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को पूरी सुरक्षा के साथ बचाया जा सके। पैदल चल रहे हिंदू संगठन के सभी लोगों की ओर से बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला उपायुक्त के निवास स्थान पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ऐसा है कि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, वहां पर जब से बांग्लादेश बना है तब से आज तक हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अब जो हो रहा है 3-4 महीने से, वो बड़े षड्यंत्र के साथ हो रहा है कि किस प्रकार से वहां से हिंदुओं को समाप्त किया जाए। और इसमें जो वहां की नए जो राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने तो जो सब सीमाएं पार कर दी हैं। सबसे पहले मैं जानकारी ये देना चाहूंगा कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, उनको हम इस संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज समय आ चुका है कि हिंदुओं पर जो अत्याचारों को रोका जाए, नहीं तो सीमाएं काफी हद तक और बढ़ सकती हैं। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से कि अति शीघ्र डीसी साहब के माध्यम से इन पर कार्रवाई की जाए। इंद्री के नागरिक अस्पताल में उस समय हंगामा हो गया जब एक स्टाफ नर्स इंचार्ज ने 4th क्लास कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी शिकायत हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारियों को भी दिया गया है। लेकिन वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी, जिसको लेकर के कर्मचारी इकट्ठा हो गए। इंद्री वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी और स्टाफ नर्स इंचार्ज के खिलाफ जम करके नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभी कर्मचारियों का कहना है कि स्टाफ नर्स इंचार्ज उनके साथ में हर रोज इसी प्रकार से दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे वे काफी ज्यादा खफा है। मैं यहाँ पे सब सेंटर इंद्री में हूँ। यहाँ 5000 की पॉपुलेशन पे एक एएनएम, एक रेगुलर की और एक आरसीएच की और एक क्या कहते हैं वर्कर होता है। पर मैं 20,912 पे अकेले काम कर रही हूँ, जिसमें दिन रात है। रात को भी 9 बजे मैसेज आ रहे हैं, 10 बजे मैसेज आ रहे हैं, सुबह 5 बजे मैसेज कर देते हैं, आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है। हमारी कोई फैमिली नहीं है, हम कोई छुट्टी नहीं ले सकते, कोई कुछ नहीं। 2 महीने से हो रहे हैं। मेरे को इतना मेंटली अपसेट किया हुआ है कि मेरी दवाई भी चल गई है सद्भावना से। डॉक्टरों ने किया हुआ है, कभी कुछ आपकी रिपोर्ट नहीं पूरी हो रही, आप ऐसे करते हो, आप मिसबिहेव करते हो। सर जी, मैं अपना काम पूरा प्रॉपर करके रखती हूँ और ये एनी नंबर तो मुझे बार बार टॉर्चर करती है, कहती है कि भाई तुम काम अच्छे नहीं कर दी और भाई और सामान पूरा प्रॉपर देते नहीं है, सामान पूरा प्रॉपर देते नहीं है और इससे बोल रहा है कोई इज्जत नहीं है। मेरे से ऐसे बोली कैसे करते हैं? नुका तेरे इज्जत होती तो यहाँ झाड़ू पोछा क्यों कर दी? नुका क्या मेरा इज्जत नहीं है? सर जी, मैं बिना इज्जत की हूँ यहाँ और बाहर पकड़ कर खींच का मेल का मारी। अरे धक्का दिया मेरे को उसने बाथरूम में और मेरे पैर में दिक्कत है वैसे भी। सर जी का ना तेरा और मैं तो 4 लाइटर के बाद भाई निकाल दूंगा बाहर। अरे बाबूजी, आप 5 सीट खाली पड़ी, यहाँ एक बंदा लगवा कर दिखा दो। हटाना तो बहुत आसान है जी, एक बंदा लगवा कर दिखाओ, फिर ऐसा मौका मान जाओगे ये ऐसा है। और नर्सिंग सिस्टर एक जितना मेरा स्टाफ पड़े सबके साथ बदतमीजी से बात करती है जी, काम करने के बावजूद। ऐसा है जी, मेरी ड्यूटी 8 बजे 7:30 बजे स्टार्ट होती है जी। मैं अपनी ड्यूटी पे आएगा 2 घंटे काम कर लूंगा सारा जो मेरा काम है जी। उसके बाद नर्सिंग सिस्टर आएगी 10 बजे जी। 10 बजे क्या बोलेगी? तूने काम नहीं किया। अरे जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां पूछो ना मैंने काम किया ना किया, उसने क्या पता 10 बजे आने लगे 10:30 बजे का। इतनी बदतमीजी से बात करती है, जबकि सारी साफ सफाई हम सवेरे आने के कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना बार बार हाथ लगा के, जबकि सफाई अच्छी तरह होती है। भाई तुम लोगों ने ये कुछ नहीं कराया, और अगर सफाई करोगे तो भाई मेरे सामने करो। लेकिन सर जी हम तो सवेरे आ जाते हैं जी, और 9 से 4 की ड्यूटी है जी। जो बंदे सवेरे मॉर्निंग में आते हैं वो मॉर्निंग, और कई बार तो ऐसा होता है सर
हमारा एक स्वीपर है, किसी भी स्टाफ से पूछ लो, इतना अच्छा इंसान है। और रात में जो ड्यूटी करते हैं चारों भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको सवेरे 10 बजे भी बुला के दोबारा से सफाई करिए। थोड़ा सा गलतफहमी है कि जैसे काम के लिए जो सरकारी काम उसी के लिए थोड़ा बहुत बोला जाता है, उसमें अगर कमी रहती है वो बताई जाती है। हल्का फुल्का किसी एक आध कर्मचारी से इनको दिक्कत है कि वो थोड़ा सा ज्यादा इनको लग गया, उसको खुद को यूं नहीं लग रहा कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, थोड़ा सा लिमिट में बता रहे हैं, बट ये लगा कि इनको हमारे को ज्यादा बोले, वो कर लेंगे, सेटल समझा लेंगे, ऐसे कोई खास बात नहीं है। काम तो देखो हमें करना ही पड़ेगा, मेरे को भी करना है, इनको भी करना, सबको करना, तभी अस्पताल ठीक चलेगा, तभी पब्लिक को कुछ सेवा दे पाएंगे। अगर काम नहीं कर पाएंगे तो फिर पब्लिक को सेवा कैसे मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं है। डीजी सर का राउंड है डिस्ट्रिक्ट करनाल में, तो उनके तहत हमें और ज्यादा साफ सफाई करवानी होती है। हर वॉशरूम साफ करने हैं, पेशेंट के वॉशरूम भी, वार्ड भी करने हैं, जच्चा बच्चा वार्ड भी। तो ये उनमें जो इनको काम बताया जाए तो इनको यही बहुत बड़ी बात लगती है कि हमें काम क्यों बता रहे हैं, भी एक्स्ट्रा साफ सफाई तो रखनी है ना, डीजी सर आएंगे सब देखेंगे, तो ये है इनका। तो काम बता, कर्मचारियों का कहना है कि हम किसी को कोई फालतू नहीं बोलते सर, काम बताना अगर फालतू बोलना। चार्ज में भी नहीं हो, उसके बावजूद आप किसके चार्ज में नहीं हूँ मैं? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, मेरे को गवर्नमेंट ने यहाँ बिठाया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की RDSS योजना के तहत देश की बिजली वितरण कंपनियों के टेक्निकल और कॉमर्शियल घाटे को कम करके उनकी यानी कि रेस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए तकनीकी वाणिज्य सुधार पर 2 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कॉर्पोरेट कार्यालय सेक्टर 33 में शुरू किया गया, जिसके तहत देश के राज्यों में जूनियर लेवल पर डिस्कॉम कर्मचारियों के कौशल में सुधार किया जा सके। कार्यक्रम का उद्घाटन NISE के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रियान और NPTI की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ता ठाकुर के साथ साथ NPTI के अन्य वरिष्ठ निर्देशकों और कार्यक्रम समन्वयकों की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सहयोग से TOT कार्यक्रम के इस चरण में जूनियर प्रबंधन का काम भी किया गया। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण में 150 से भी अधिक प्रतिभागी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जो है वो भाग ले रहे हैं। प्रमुख उद्देश्य यह है कि किस तरीके से इस सेक्टर में स्किल मैन पावर को तैयार किया जा सके और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे कि RDSS स्कीम, PM सूर्यघर योजना, उसके अंतर्गत किस तरीके से डिस्कॉम के इंजीनियर्स की ट्रेनिंग दे सके, उसके लिए आज की वार्ता है। तो NPTI जो है वो RDSS स्कीम में अभी तक 8000 डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स की ट्रेनिंग कर चुकी है और आगे भी 2026 तक करेगी। और साथ ही साथ PM सूर्यघर योजना में डिस्कॉम के 25,000 इंजीनियर्स का ऑल इंडिया में ट्रेनिंग का प्रोविजन। भारत के उत्पादन की बात करें तो कौन से नंबर? भारत जो है पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर है विद्युत उत्पादन में 450 गीगावाट कैपेसिटी के साथ। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर नहर और सिंचाई विभाग ने दोहन नदी को भी पुनर्जीवित करने के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही क्षेत्र के 20 से भी अधिक गांवों के गिरते भूजल स्तर को सुधारने में मदद करेगी। विभाग ने 30 किलोमीटर में फैली दोहन नदी में 120 क्यूसेक नहरी पानी छोड़ने जाने की भी योजना बनाई। इस पर कुल 28 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 3 दिन पहले नदी में पानी छोड़ा गया था और ये काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो वहीं बीजेपी विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा और करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इन कार्यों से नदी के पास में स्थित गांवों में भूजल स्तर में सुधार होगा।
वहीं तारबंदी और तालाब निर्माण की योजनाएं भी फॉरेस्ट क्षेत्र में जारी हैं। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था भी की जा सके। देखिए कि इसमें तो बहुत लंबा काम हमने शुरू करवाया है। 15-16 करोड़ का माजरा के अंदर काम चल रहा है। 18 करोड़ की लागत से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 5.25 फुट का पाइप वहां जाके डलवाएंगे। इसके साथ साथ धौली, खुडाना और आदलपुर तक भी अच्छा 10-15-20 एकड़ के अंदर अच्छा पानी जाए। इसके साथ साथ खिड़की नदी के अंदर गौशाला के पास मेन नहर से कम से कम भी वो भी 16 करोड़ के आसपास का है। मेरा गांव जाटवास है और हमारे गांव में सभी कुओं का पानी जो है वो समाप्त हो गया था, लेकिन दोहान नदी के लगातार पानी चलने के कारण नारनौल रोड से जो पूर्व की ओर के जो कुएं हैं उन सब में पुनः पानी हो गया है और कुओं का जो जमीनी जल स्तर है वो बढ़ गया है। हरियाणा सरकार जो ये एक दक्षिणी हरियाणा के लिए विशेष रूप से महेंद्रगढ़ के लिए जो ये लगातार पानी छोड़ने का काम कर रही है। बीते सप्ताह रेवाड़ी को साफ और स्वच्छ बनाने का इरादा मन में लिए हाथों में झाड़ू थामे सड़कों पर उतरे रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के साथ में अब लोगों का कारवा भी जुड़ने लगा है। रेवाड़ी की जनता भी अब रेवाड़ी को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देने लगी है। स्वच्छ अभियान की शुरुआत गड़ीबोलनी रोड स्थित ईडन गार्डन सोसाइटी के कोने से लेकर भार्गव कॉम्प्लेक्स, डिंगो मोटर्स, बीएमगी सिटी और जीएलएच अमनगी गुरु टैंक सोसाइटी मार्ग होते हुए फ्लाईओवर तक के 2 किलोमीटर मार्ग को साफ भी किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि रेवाड़ी के एंट्रेंस को साफ सुथरा बनाने का काम रेवाड़ी की जनता कर रही है। उन्होंने रेवाड़ी की जनता से अपील भी की है और कहा कि सप्ताह का एक दिन शहर को सफाई में जरूर दें। आम जनता के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी अपने काम कर रहे हैं। कि रेवाड़ी सुंदर बने, स्वच्छ बने और सबको अच्छा लगे और हर व्यक्ति की मानसिकता भी है कि साफ सफाई रहनी चाहिए। उसी में ये सारे सामाजिक संगठन जो आज जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। पिछली बार भी 70-80 लोग झाड़ू लेके सर्कुलर रोड पे विभिन्न संस्थाएं निकली थी। इस बार भी हमारे सारे ही जैसे पिछले भी उनके साथ लग रहे हैं और बिल्डर्स जो अपने हैं, चाहे त्रिलोक जी हैं, दिनेश जी हैं। हिसार के डाबला चौक ओवरब्रिज पर एक चलती कार में आग लग गई है और गनीमत ये रही कि कार चालक को घटना का तुरंत पता चल गया। तुरंत कार चालक और साथ ही अन्य सुरक्षित बाहर भी निकाल लिए गए। उन्हें घटना की सूचना डायल 112 और दमकल को दी गई, मगर दमकल गाड़ी के मौके पर पहुंचने पर पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। फरीदाबाद की एनआईटी 86 विधानसभा क्षेत्र की आनंदपुर सत्संग भवन वाले रोड पर पिछले कई दिनों से सीवर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके कारण यहां पर लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सीवर के गंदे पानी के कारण उसमें मच्छर भी पनप रहे हैं और आसपास बीमारी का माहौल बना हुआ है। इस पर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि वो पिछले दिनों से कई बार नगर निगम और स्थानीय विधायक को इस बारे में शिकायत कर चुके हैं। ये आश्रम वाली गली है, गली नंबर इसको 6 बोलते हैं और आश्रम की गली बोलते हैं, किंडर वाली गली बोलते हैं, गॉड फादर की गली है। इनके होते हुए हमारी गली डूबी पड़ी है। रोज बच्चे गिरते हैं और आज भी 2 लेडीज गिरी हैं बेचारी। मैंने गिरते गिरते उनको बताया और आगे भी समाधान। आज भी विधायक जी के ऑफिस में मैंने कंप्लेन कराई है, रिटर्न में है, लेकिन विधायक जी घर पे नहीं मिले। मैं भी मिलने गया था उनसे, तो उनके पीए ने बोला कि आज बाहर हैं और कल भी बाहर हैं, तो कंप्लेन भी किया। मैंने 1 हफ्ता पहले भी यहाँ के जो फोरमैन है अपने नंद किशोर, उनको कंप्लेन की थी। दिक्कत ये है सर, ये 2.5 साल से सारण लाइन बंद है, जिसकी वजह से आसपास की 20 गलियां भरी हुई है। सारण लाइन के लिए हमें कहते जी कई साल निकल गए, इन पे कोई समान साधन नहीं है, जिससे जी सारण लाइन साफ न होने के कारण ये नालियां भरी पड़ी है। नालियों के अंदर सीवरेज में बहुत गंद भरा हुआ है, जिससे जी वो पानी नहीं चलता। एक खपच्ची मारने से अगले दिन दोपहर तक और शाम को फिर चौक हो जाती है। अगले दिन जाते हैं जी दोबारा कंप्लेंट लिखो। जब नंबर 66 है, आश्रम वाली गली है।
किन्नरों वाली भी गली बोली जाती है। और यहाँ जो है आते हैं खपच्ची मार दिए, आज मारेंगे कल फिर यही हाल है। अगर एक दिन खाली हुआ दूसरे दिन फिर यही हाल है। ये परमानेंट ऐसे चलता रहा, बीच में वही 1 महीना। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।